नाजरीन आदाब, मैं हूं अरबाज अहमद। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। आज के इस प्रोग्राम में हमारी टीम पहुंची है राजधानी जयपुर के अंदर मौजूद आमागढ़ बस्ती में। आमागढ़ के अंदर तालीम से लेकर के रोजगार और बुनियादी ज़रूरतों के क्या हालात हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू कराएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि नेशनल हाईवे से सटी इस कॉलोनी के अंदर बुनियादी ज़रूरतों के क्या हालात हैं। यूं तो एक के बाद एक राजधानी जयपुर के कई सारे मुस्लिम आबादी के इलाकों के हालात अधूरे ख्वाब के जरिए आप तक पहुंचाते रहे हैं। उसी कड़ी में आज आपको हम लिए चलेंगे जयपुर के ही एक और बड़े इलाके में, जिसे आमागढ़ कहते हैं। दिल्ली बाईपास के किनारे बसा ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल है। यहाँ विकास के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं किया जा सका है। चाहे तालीम हो, रोजगार हो या हो बुनियादी सुविधाएं, यहाँ सभी के हालात खस्ता ही हैं। आखिर राजधानी में होने के बावजूद क्यों इन इलाकों के हालात खस्ता ही हैं? इन्हीं तमाम बातों की जानकारी के लिए आइए आगाज करते हैं अधूरे ख्वाब का। दिल्ली बाईपास के अंदर गलियों में कुछ दूर चलते ही यहाँ के हालात आपको बखूबी नजर आने लगते हैं। टूटी सड़कें, सड़कों पर बहता गंदा सीवर का ये पानी इलाके के हालात से रूबरू करा देता है। जहाँ छोटी गाड़ियाँ ठीक से चल भी नहीं सकती, वहाँ पर ये बड़े बड़े ट्रक यहाँ के हालात को और भी बिगाड़ देते हैं। साथ ही यहाँ पर जमा हुआ ये गंदा पानी भी बीमारियों की जड़ बनता जा रहा है। न तो प्रशासन का इस जानिब कोई ध्यान है और न ही नगर निगम यहाँ के हालात से वाकिफ है। सफाई यहाँ पे 2-3 दिन में एक बार सफाई करने वाले आते हैं, और चैम्बरों की यहाँ पे जो गटर लाइन डली हुई है वो क्या है, अक्सर रुकती रहती है, तो बुलाया जाता है जब साफ होती है। मतलब आए दिन परेशानी का है यहाँ पे ज़्यादातर समस्या ये है, ये सीवर लाइन उबलती है, लाइनों के अंदर पानी आता है सीवर लाइन का पीने के, आके लाइन ना जमादार आते हैं ना कोई आता, पार्षद के पास जाते हैं, वो भेज देते हैं, फिर वापस ही अपनी जगह पे आ जाते हैं वो लोग। 8-8 दिन 10-10 दिन में तो यहाँ पे कोई साफ सफाई होती है, कोई कह नहीं जाता जब जाके यहाँ पे कुछ सफाई करना आता। किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है यहाँ। सीवर है, 90 रुपये नल के चढ़ के आते हैं, सीवर बहती रहती है, गंदा पानी नलों में आता है, बहती रहती है, कोई सुनाई नहीं है। जब ज्यादा ना छींट लगती है, गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे, सब नहीं रहती। इसको ऊंचा करवा दो बस, और नाली सही करवा दो। लाइन डली हुई है लेकिन नीचे लाइन रुक जाती है, 2-3 दिन में 15 दिन में भर जाती है ये लाइन इसकी, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान है। बच्चा परेशान है यहाँ का गली का। यहाँ घनी बस्ती के बीच हालात तो और भी खराब हैं। यहाँ गली गली में इस कदर गंदगी फैली हुई है, इन गलियों के अंदर से आना जाना भी दूभर हो जाता है। शायद नगर निगम से सफाई करने वाला यहाँ पर कोई नहीं आता है। यहाँ रह रहे बाशिंदे ही खुद अपने आसपास की कुछ सफाई कर देते हैं, लेकिन कूड़ा उठाने की एक बड़ी परेशानी है यहाँ दिन भर कूड़ा पड़ा रहता है, जिससे आम आवाम को चलने फिरने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और बीमारियों के फैलने का खतरा तो बना ही रहता है। सफाई कहीं भी नहीं मिलेगी, इस कदर की मक्खी मच्छर बच्चे बीमार हो रहे हैं इससे, तो सफाई तो होना चाहिए ना। हमारी गली की इतनी वो हो रही है, बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। कोई 2 आदमी में आवे तो क्या देखो कैसी हो रही गली, गंदगी रहती है, चेम्बर भर जाते हैं, आए दिन खाली करवाते हैं, उसके बाद भी इतनी गंदगी रहती है। इसमें पानी बहता ही रहता है, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कचरे की किसी चीज की सुविधा नहीं है। हमारी गली में आए दिन है ना गटर लाइन भर जाती है, हमें परेशानी होती है, भंगी भी नहीं आते, पैसे दे के खाली कराना पड़ता। हमारी तो कोई सुनवाई किसी बात की भी नहीं है। साफ सफाई के साथ साथ यहाँ पीने के पानी की भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की सप्लाई भी ठीक से नहीं होती है। साथ ही राशन कार्ड से मिलने वाला अनाज भी ठीक तरह से यहाँ पर नहीं मिलता है, जिससे कि लोग काफी मायूस और परेशान हैं। पानी आता था पहले 150 का आता था, अब 350 का 300 वगैरह का बिल आ रहा, और वो पानी भी ऐसा आ रहा कम आ रहा।
कभी आ जाता कभी नहीं आता, क्या नाम से, ये क्या फायदा है ऐसे पानी से। और कभी एक दिन आ जाता तो गई, 2-4 दिन के आदमी इधर से इधर भागा भूखी घर पर रहता पानी के खाते में। ऐसा हो रहा, और 300-350 रुपये का बिल आ रहा, कहाँ से देगा गरीब आदमी। पानी की बहुत समस्या है, पानी ही नहीं है यहाँ, और काफ़ी टाइम में तो ये परेशानी हो जाए। अभी 15 दिन से तो फिर पानी थोड़ा बहुत आ रहा है, इससे पहले पानी नहीं था, 6 महीने 3 महीने तो पानी नहीं है। पूरी लाइन आने सब खोदे, लेकिन गंदा पानी आ रहा है, नाले का पानी आ रहा है। 8 महीना होगा जब से राशन बने, जब से ना तो तेल मिलता ना अनाज मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। मतलब गरीब आदमी को ये तो चाहिए ना, जैसे जो आदमी मजदूरी करता हुआ है उसको सारी महीने 40 किलो अनाज मिलता है, वो टाइम पे नहीं मिलेगा तो मजदूर आदमी कहाँ से पेट भरेगा, बच्चों को कहाँ से पालेगा, जिसके 5 है जिसके 6 है तो कहाँ से करेगा। जो ऑटो ये चलाता रिक्शा, तो आजकल धंधा भी नहीं है औरतों के लिए भी आदमियों के लिए भी, तो इतना तो करे सरकार। ये सब भाई कोई गरीबों की सहायता करे, और वो सहायता करते तो वो भी बंद हो गई, तो गरीब आदमी कैसे पेट भरेगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई करवाएगा, कैसे वो करेगा। जैसे हमें नल नहीं आता, नल में परेशानी, 300 रुपये महीने का बिल दे रहे हैं, हम सब बातों की परेशानी है हमें। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि आमागढ़ के अंदर तालीम के क्या हालात हैं, अक़लियत के सामने ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जिनसे यहाँ पर उन्हें 2-4 होना पड़ रहा है। जल्दी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद और बात करते हैं यहाँ पर तालीम के मामले में। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर हैं, आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आमागढ़ के अंदर तालीम के बारे में। आइए ज़रा आपको ले चलते हैं आमागढ़ और बताते हैं कि यहाँ पर तालीम के मामले में कौन कौन सी चुनौतियाँ अक़लियत के सामने हैं। आइए अब यहाँ के तालीमी हालात का भी जायजा ले लेते हैं। पूरे आमागढ़ और आसपास में 2 मदरसे और एक सरकारी स्कूल और एक निजी स्कूल चल रहे हैं। अगर मदरसे की बात करें तो 2 में से एक मदरसा ही है जो राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत है, लेकिन इसकी हालत भी ठीक नहीं है। ना तो इस मदरसे में कोई पैरा टीचर है और ना ही मदरसा बोर्ड से कोई सहूलियात इन्हें दी गई है। जाहिर सी बात है, जब राजधानी जयपुर में मदरसा बोर्ड होने के बावजूद यहाँ पर कोई सहूलतें नहीं दी गई हैं, तो दीगर मदरसों का क्या हाल होगा जो राजस्थान के दूसरे शहर और कस्बों में किसी तौर पर चल रहे हैं। 2008 से लेकर अब तक मदरसे से हमें 1 पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ है। 2-3 दफ़ा मैं जा भी चुका हूँ, एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, और किताबों की भी हमने मांग की है, पैरा टीचर की भी मांग की है, लेकिन वो क्या साहब ये लिया और वो लिया हो, तो मांग तो लेते हैं सब, और एप्लीकेशन भी दे रखी है, जमा कर लेते हैं, लेकिन वो पता नहीं वो एप्लीकेशन फाइल में रहती है या उनके घरों चली जाती है, घर पे चली जाती है, या चेयरमैन के पास रहती है, सेक्रेटरी के पास जाती है, वो जाने उनका खुदा जाने। बाकी फॉर्मेलिटी हमने सब कुछ कर रखी है, लेकिन आज तक ना कोई पैरा टीचर मिला है और ना ही मदरसा बोर्ड से हमें 2 पैसे का फ़ायदा हुआ है। कहने को तो यहाँ सरकारी स्कूल जरूर मौजूद है, लेकिन इसका फायदा भी यहाँ के बच्चों को नहीं पहुँच पा रहा है। जाहिर है, सरकारी स्कूल से यहाँ के लोग इतने मुतमईन नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में तालीम दे सकें। मदरसे से लेके अगर स्कूल तक अपन बात करें तो गवर्नमेंट के भी 2 इदारे चलते हैं, प्राइवेट 3 स्कूल ऐसे हैं, और कई पर्सनल्स भी मदरसे चल रहे हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम से जो आनी चाहिए पढ़ाई, वो बिल्कुल नहीं आ पा रही है। बच्चों को माँ बाप केयरनेस नहीं कर पाते हैं कि घर पर तो इससे पहुँचा देते हैं, उनका मतलब इतना ही होता है कि स्कूल वाला पूरा केयर करें। यहाँ तो हम पूरी ध्यान रखते हैं, लेकिन घर पर माहौल नहीं मिल पाता उनको, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत गरीब तबके से हैं, अनएजुकेटेड हैं, अपना ठेला चलाकर मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। इस पूरे इलाके में एक निजी स्कूल जरूर है, जिसकी बदौलत इस इलाके में तालीम का माहौल जरा कुछ बना हुआ है। 1989 से इस निजी स्कूल में कई पीढ़ियां तालीम हासिल कर चुकी हैं। इसी तरह अगर सरकारी स्कूल भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते तो शायद इस इलाके की तालीम में और भी इजाफा हो सकता था। गरीब तबके के लोग रहते हैं यहाँ पर, और बच्चे यहाँ पर 500 से 700 तक के बच्चे आते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ गरीबी के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, गरीब बच्चों को शिक्षा देना। सिर्फ मेरा ही नहीं, इससे पहले मेरे फादर्स थे, वो प्रिंसिपल थे, अब तो भैया हैं यहाँ पर। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, गरीब बच्चों को शिक्षा देना। जो गरीब हैं वो एजुकेशन ले ही नहीं पाते हैं, सरकारी स्कूल में चले जाते हैं पर उनका किसी तरह पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारा कम से कम फीस के अंदर बच्चों को शिक्षा देना है। यहाँ तालीम का स्तर ऊंचा नहीं होने की असल वजह लोगों की गुर्बत ज़दगी है। यहाँ के बाशिंदे इस कदर गरीब हैं कि चाहकर भी वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं।
यहाँ बच्चों को वजीफे नहीं मिलते और ये बहुत बड़ी शिकायत है यहाँ के लोगों की। यहाँ स्कूल और मदरसा चला रहे चंद लोग और अभिभावकों का कहना है कि यहाँ बच्चों को स्कॉलरशिप पिछले साल से ही नहीं मिल रही है। एक तो गरीबी और ऊपर से वजीफे नहीं आना बच्चों की तालीम पर खासा असर डाल रही है, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वाकर उन्हें छोटे मोटे काम धंधों और दुकानदारी में लगा देते हैं। स्कूलों के पोर्शन के फीस जमा नहीं कर पाते, वो उनकी मजबूरी है। गुर्बत की वजह से फीस जमा नहीं हो पाती है, और फीस जमा नहीं हो पाती है तो फिर वो बच्चे या तो हट जाते हैं अगर उनको ज़्यादा तकाजा करते हैं तो, या फिर वो गरीब स्कूल तलाश करते हैं। 1% 2% जो अच्छे वो हैं उनका तालीमी मयार भी अच्छा है, अच्छी स्कूलों में भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ठीक है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। मुस्लिम एक तो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसको इससे तालीम में पीछे रह जाता है। एक कि इसको सरकार द्वारा जो वादे किए जाते हैं, जो स्कॉलरशिप के लिए कहा जाता है कि टाइम से टाइम स्कॉलरशिप मिलेगी माइनॉरिटीज़ का, वो तो सरकारों के वादे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हकीकत में अगर आप पर करें तो हम हमेशा 200-250 बच्चों का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, उसमें से 10-20 की स्कॉलरशिप आती है। और पिछली बार की अगर हम बात करें तो मात्र एक बच्चे की भी स्कॉलरशिप नहीं आई। इकोनॉमिकल रूप से इतना है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं है, जो अपनी आर्थिक सुविधा है, अपनी जो भौतिक सुविधा है, खाना पीना और कपड़ा मकान, वो सुविधा ही पूरी नहीं कर पाता। तो ये पॉसिबल इस शिक्षा का जब माँ बाप सोचता है तो एक पहल जगी थी कि स्कॉलरशिप के बहाना ये लगा था कि स्कॉलरशिप से एक सहारा मिला बहुत, और कई माइनॉरिटीज़, मैं मानता हूँ कि माइनॉरिटीज़ अब किया है स्कॉलरशिप सहारा मिला, लेकिन स्कॉलरशिप एक नाम मात्र कागजों में जाती है और वादे वईद हर सरकार के द्वारा अलग अलग किए जाते हैं कि हम माइनॉरिटी की सहायता दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं आ पाता। लोग अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते, बच्चे भी बहुत वो हैं, जैसे कोई पढ़ना नहीं चाहता और फिर पैसों की वजह से थोड़ी सी वो आ जाती है, इस वजह से परेशानी ये है कि स्कूल की जो अब फीस भी से अफोर्ड नहीं कर सकते, अब तो काम धंधा ही नहीं होगा, बिल्कुल जवाहर का काम, तो उस चीज़ से परेशान है थोड़ा। अब बच्चों की स्कॉलरशिप 4 साल पहले आई थी, कि बच्चों की स्कॉलरशिप 4 साल पहले आई थी, उसके बाद से अभी तक आए नहीं, बैंक में खाता हुआ था, सब खुला हुआ है। अब आएगी नहीं तो फिर क्या, तो बच्चों को काम पे बिठाएंगे या फिर सरकारी स्कूल पे जाएंगे। मार्केट में बहुत मंदी का दौर चल रहा है। अभी मैं इसी सेशन की बात करूं तो मेरे यहाँ से करीब 20% बच्चों ने इस वजह से पढ़ाई छोड़ दी है। ये इन्फॉर्मेशंस मिल रही है कि अब की सर पेमेंट ही नहीं है, कहाँ से जमा कराएं, व्यवस्था नहीं है, काम धंधे नहीं चल रहे, बेरोज़गारी सी हो रही है, तो इस कंडीशंस के अंदर पढ़ाई छूटी जा रही है। गवर्नमेंट ने एक वजीफे का सिस्टम स्टार्ट कर रखा है, स्कॉलरशिप, वो करीब मेरे स्कूल से मैं 50% बच्चों की भराता हूँ। 300 बच्चों की मैंने लास्ट ईयर भराई थी, उसमें से मेरे स्कूल में एक भी बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई। गवर्नमेंट से कई बार मैंने इस बारे में वार्तालाप की, डीओ ऑफिस में भी मैंने बात की, तो हर जगह से जवाब यही मिलता है, सर हमें नहीं पता, हमने तो आपने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए थे, हमने आगे पहुंचा दिए। बीकानेर से, बीकानेर जाओगे तो बीकानेर वाले कहते हैं साहब सेंट्रल से होती है, सेंट्रल वाले कहते हैं साहब हमारे हाथ में नहीं है, आगे से होती है। मतलब कहीं से हमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। पेरेंट्स हमसे कहता है सर आपके यहाँ बच्चा पढ़ रहा है तो फला स्कूल में तो स्कॉलरशिप मिल रही है, और अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो सर आप बच्चे को पढ़ा लें, नहीं तो हम घर बैठाएंगे, पढ़ाई बिल्कुल बंद करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा फोकस करके जो पहले सिस्टम बना हुआ था या स्कॉलरशिप का, वो अगर उस पर ध्यान दे ले तो मुसलमानों की एजुकेशन स्तर और ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन स्कॉलरशिप के मामले में ये देखने को मिला है इस साल भी, जहां स्कॉलरशिप 4,000, 5,000, 11,000 रुपये आया करती थी, वहां अब की बार सभी को उन्होंने कॉमन कर दिया 1,000 रुपये। यहाँ खास बात ये भी है कि यहाँ के लोग अपनी बच्चियों की तालीम पर खासा जोर दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ यहाँ के लोग तालीम से कोसों दूर थे, तो वहीं ये लोग आज बच्चियों की तालीम पर खासा ध्यान दे रहे हैं। कौम की बच्चियां न सिर्फ अच्छी तालीम हासिल करना चाहती हैं, बल्कि उनके दिलों में कुछ बनने का जज्बा भी परवान चढ़ रहा है। बच्चों के बराबर तादाद बच्चियों की है, यहाँ भी, हमारे यहाँ भी है, पास में हमारा गुडलक स्कूल है, उसमें भी बच्चों की तादाद बहुत अच्छी खासी है। मस्जिदों में भी है, मदरसों में भी जो है, जो मकतब लाइन के चलते हैं सुबह शाम वाले, उनमें भी बच्चों की पढ़ाई की जो तादाद देखी जाती है वो बराबर की है, अच्छी खासी है पहले के मुकाबले में। पहले अगर 100 बच्चे होते तो मुश्किल से बच्चियाँ 5 होती थी, लेकिन आज वो कंडीशन नहीं है, बल्कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 50-60 की तादाद बच्चियों की है। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि गर्ल्स यहाँ पर आकर एजुकेशन लें, इसलिए अब तो फिर भी इतना मेहनत करते हुए अब गर्ल्स तो आ रही हैं पढ़ने के लिए। बाकी फिर भी पेरेंट्स को हम समझाते हैं कि गर्ल्स, आजकल का ज़माना ऐसा है कि गर्ल्स को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ के पेरेंट्स सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते कि माहौल के हिसाब से,
सिर्फ वो यहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो 10th तक तो अपना स्कूल है तो बच्चे यहाँ तक तो पढ़ पाते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं गर्ल्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है गर्ल्स के लिए एजुकेशन, क्योंकि आजकल मुस्लिम में ना बहुत ज़्यादा पीछे है, मुस्लिम गर्ल्स बहुत ज़्यादा पीछे है। उन्हें पढ़ाना चाहिए, अपने माँ बाप को सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल मतलब गर्ल्स के पास एजुकेशन नहीं है तो वो जब शादी होके जाती है तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं की जाती बिल्कुल भी उनके ससुराल में, या फिर उसकी इज़्ज़त नहीं की जाती। और जब वो पढ़ी लिखी होती है तो सब उसकी इज़्ज़त करते हैं। और अगर मान लो बाई चांस कोई मतलब ऐसा हादसा हो जाता है तो वो फिर अपने घर पे बैठती है, उसे नहीं बैठना चाहिए घर पे। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, वो खड़ी होकर अपना मतलब गुजारा कर सकती है। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि आमागढ़ के अंदर रोजगार के क्या हालात हैं। जल्दी ही हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आमागढ़ के अंदर रोजगार के बारे में। आखिरकार क्यों ये कॉलोनी बिल्कुल हाईवे पर बसे होने के बावजूद भी रोजगार के मामले में पिछड़ रही है। यहाँ गरीबी की वजह से रोजगार की भी खासी कमी है। जाहिर है मजदूर पेशा ये लोग छोटे मोटे काम धंधों तक ही महदूद हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर नगीनों की घिसाई का काम करते हैं, लेकिन वक्त पर मजदूरी नहीं मिलना एक बहुत बड़ी परेशानी के तौर पर इनके सामने खड़ी है। गुज़िश्ता कुछ कारोबार में आई मंदी से लोगों के पास काम और भी कम हो गया है। यही वजह है कि बहुत सारे नौजवान आज इस काम को छोड़कर ऑटो ड्राइविंग के पेशे से जुड़ रहे हैं। नगीनों का आके कोई खरीदने वाला नहीं है, बनवाने वाला नहीं है। आज रिक्शे चला रहे हैं बच्चे, बापड़े रिक्शे चला के पेट नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे तो जैसे ज़्यादा करके खुली मजदूरी करते हैं लोग। कई जने रिक्शा चलाते हैं, कोई क्या करता है, धंधे पानी डाउन है। कई जने बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, कोई परसाना काम करता था छोड़ दिए। जो सही और बढ़िया ईमानदारी से काम कर रहा है उसका काम चल रहा है। यहाँ मर्दों के साथ साथ औरतें भी किसी न किसी काम से जुड़कर अपनी रोजी रोटी चलाने पर मजबूर हैं। यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जहाँ घर की औरतें और बच्चियाँ सब मिलकर लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करती हैं। हमारी टीम एक ऐसे ही परिवार से मिली जहाँ कई सारी बच्चियाँ चूड़ियों में नग लगाने का काम कर रही हैं। पढ़ाई का शौक पाले ये लड़कियाँ गरीबी की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी। ये हमारा चूड़ों का काम है, हम लाख का काम करते हैं, नगीने लगाते हैं हम चूड़ियों पे। ये हमारा डिज़ाइन है, ये लहरिया का है। अब बरसात का मौसम है ना तो ये लहरिया का काम कर रहे हैं अभी हम। करनी थी मेरे को पढ़ाई, तो अपन क्या करें, पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो कमाने वाला कोई भी नहीं था हमारे घर में, हम ही थे कमाने वाले। लाख का काम है, नग लग जाते हैं इसमें। जोड़ी के हिसाब से मिलते हैं 5 रुपए की एक जोड़ी। महीने भी चल जाए, 15 दिन भी चल जाए। जाहिर है जब शासन और प्रशासन दोनों ही अपने फराइज से किनारा करेंगे तो कैसे ही समाज और देश आगे बढ़ेगा। आज इस समाज को ही जागरूक होने की जरूरत है, साथ ही तालीम और तरबियत पर भी जोर देने की बेहद जरूरत है, तभी पूरे हो सकेंगे इनके अधूरे ख्वाब। गवर्नमेंट अगर रोजगार से जोड़ दे, अपने लघु उद्योग स्टार्ट कर दे। कॉलोनी के अंदर लेडीज़ बेचारी बहुत परेशान रहती हैं, कभी 10 रुपए में कोई साड़ी कर रही हैं, कोई धागे काट रही हैं, कोई क्या कर रही हैं। अगर छोटा सा रोज़गार उनको घर पर मुहैया करा दिया जाए, लेडीज़ों को और जेंट्सों के लिए रोज़गार मुहैया हो जाए, तो मैं समझता हूं कि एजुकेशन का और अपने सलीके का हर चीज़ का सुधार देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम अधूरा ख्वाब, जो पेश किया गया आमागढ़ से। राजधानी जयपुर के अंदर जयपुर दिल्ली हाईवे पर बसे इस कॉलोनी के अंदर चाहे तालीम की बात करें, रोजगार की या बुनियादी ज़रूरतों की, हर मामले में ये कॉलोनी पिछड़ रही है। ज़रूरत है कि सरकार यहाँ पर फोकस करे और यहाँ के विकास के लिए जल्द से जल्द कुछ सख्त कदम उठाए। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे रुखसती का, फिर किसी और शहर, किसी और कस्बे से आपके लिए लेकर हाजिर होंगे अधूरा ख्वाब। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।